आज आपको पता चलेगा कंसोलिडेशन इतने कम समय में हो सकता है, वो भी पूरा डिटेल में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। कंसोलिडेशन से रिलेटेड तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ग्रिप में ऐसे आ जाएगा तुमने सोची ना होगी। बस एक लाइक कर देना अपने सर को और सब्सक्राइब कर दोगे तो आखिरी 8 दिन जब लाइव बैठूंगा ना यूट्यूब पर केवल फ्री में तुम्हारे डाउट्स लेने के लिए पूरे दिन, तब प्रायोरिटी आपको जरूर मिलेगी। आखिरी 8 दिन लाइव बैठने वाला हूँ यूट्यूब पर एग्जाम में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। कंसोलिडेशन, जिसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के नाम से भी जानते हैं बच्चा पार्टी। अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा वोटिंग शेयर्स, इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं तो खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और बिकने वाली कंपनी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी, और इन दोनों के बीच होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन बन जाता है। आई रिपीट अगेन, कंपनी ए ने कंपनी बी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स अगर खरीद रखे हैं तो कंपनी ए कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, कंपनी बी कहलाएगी सब्सिडियरी कंपनी, और इन दोनों के बीच होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन कहलाया जाएगा। अब साल के अंत में बैलेंस शीट डेट पर क्या होता है, कंपनी ए जो खुद एक सेपरेट एंटिटी है उसका पूरा डेटा प्लस कंपनी ए का जो 51% या उससे कुछ ज़्यादा हिस्सा कंपनी बी में है, उन दोनों को मर्ज करके, कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कंसोलिडेशन कहते हैं। यही प्रक्रिया हमें सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के भैया कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है। होल्डिंग कंपनी का खुद का डेटा प्लस सब्सिडरी में जो उसकी हिस्सेदारी है, उन दोनों को मिला करके, उन दोनों को मिलाना, उन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक करना कंसोलिडेशन कहलाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इसकी प्रोसेस सिखाता है। ठीक है, ओके सर। अब आ रहे हैं संदीप सर स्पेशल। अब आ रही है संदीप सर स्पेशल। क्या भैया देखो, 99.9% चांस है कि तुम्हारे अटेम्प्ट के अंदर कंसोलिडेशन आने वाला है बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट बनाने वाली है। एसपीएल का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, वो भी पिछले अटेम्प्ट में आ गया, रिपीट होने के चांसेस तो ना 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 के बराबर है। और वो बैलेंस शीट बनाने की ट्रिक दे रहा हूँ तुम्हें, तुमने कभी सुनी नहीं होगी, सोची नहीं होगी, समझी नहीं होगी। और ये ट्रिक समझाने के बाद अगर क्वेश्चंस भी इस ट्रिक से, सारे स्टडी मैट के बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चंस फ्री में 1 घंटे में पूरे डिटेल में मेरे साथ करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना। मैं तुम्हें कंसोलिडेशन की पीडीएफ फ्री सेंड कर दूंगा, और मैं साथ के साथ आप लोगों को ये भी दे दूंगा बच्चा पार्टी, उसकी पीडीएफ और वीडियो। 1 घंटे के अंदर कंसोलिडेशन समाप्त हो जाएगा, फ्री में तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन नंबर पर डीएम करना। कलाकार मत बन जाना। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं डीएम, अरे भाई डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट मैसेज कर देना इस नंबर पे और बता देना कि क्या चाहिए। ठीक है सर, आपको क्या चाहिए हमसे, आप भी बता डालो आज। भाई सुनो, अभी भी समय है, 35 घंटे में मुझे डेली 2 से 2.5 घंटे दे दो बस। एडवांस अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, स्टडी मेट क्वेश्चन, आरटीपीवाई की एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट सब करा दूंगा स्क्रैच से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 100 मार्क्स इन 35 आवर्स, जा करके ले लो फटाफट। अभी भी टाइम है, बिल्कुल सही समय है, ले लो। अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, तुमने सोची नहीं होगी। तो बच्चों ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक क्या है हमारी, सबसे पहले आपको फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेना है क्वेश्चन से। मतलब क्वेश्चन में भी एक बैलेंस शीट गिवन होगी, एक होल्डिंग की, एक सब्सिडरी की, और नीचे लिखा होगा भैया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो, इकट्ठा कर दो इन दोनों को। होल्डिंग की पूरी बैलेंस शीट प्लस सब्सिडरी में जो उसका हिस्सा है वो निकाल करके इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आंसर में ऊपर लिखना है कंसोलिडेटेड बैलेंस। तो पहला काम आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है फॉर्मेट क्वेश्चन से। भैया फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते ही 1/3 दिमाग हल्का हो जाता है। पहले स्टेप पे फॉर्मेट, क्वेश्चन देगा हमेशा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो वहीं से फ़ायदा उठाओ ना। हाँ सर जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, कॉपी पेस्ट करते वक्त जब आप बैलेंस शीट ऊपर लिखोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, डेट, पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट, और फॉर्मेट को क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर रहे होगे, क्वेश्चन में जो होल्डिंग कंपनी का डाटा होगा वो कॉपी पेस्ट कर लेना। कॉपी पेस्ट करते वक्त फिगर्स नहीं डालनी, केवल नाम, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सब नीचे ऐसे ही एसेट साइड, पीपी, करंट एसेट्स, ये सब कॉपी करना है, नाम। और कॉपी करते टाइम आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो हमारी हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस के नीचे एक स्पेशल लाइन अगली माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से हेडिंग आएगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम से हेडिंग आएगी। ठीक है, अगली क्या बात ध्यान रखनी है, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के अंदर होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी, वो इन्वेस्टमेंट जो उसने सब्सिडरी में कर रखी है वो नहीं लेनी है आपको आंसर की बैलेंस शीट में। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के नाम से आइटम है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आंसर में नहीं आएगा। क्यों, जब अलग अलग थे तो इन्वेस्टमेंट थी, अब एक ही डाटा बना रहे तो अपने आप में कैसी इन्वेस्टमेंट,
ठीक है सर। हाँ, होल्डिंग ने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है सब्सिडी से अलग, वो आ जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। और आखिरी बात क्या ध्यान रखनी है, एसेट साइड जब आप लिखते हो नॉन करंट एसेट्स के नीचे पीपी, एक लाइन वहाँ पे नीचे छोड़ देना, क्योंकि आगे आने वाले स्टेप्स में आपको पता चलेगा कई बार गुडविल निकल करके आ जाती है, वो फिर हमें पीपी के नीचे इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से लिखनी पड़ती है। अगर आएगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं, पर अभी लाइन छोड़नी है। ठीक है सर। तो सबसे पहले आराम से कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पढ़ो, फिर अपनी आंसर शीट उठाओ, क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के नाम आंसर में लिख डालो। नाम पुट करते वक्त रिजर्व सरप्लस के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, होल्डिंग सब्सिडी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो छोड़ देना, और पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ देना। ये 3 बातों का ध्यान रखना। इसके बाद फिगर्स पुट करनी है। फिगर्स कैसे पुट करनी है वो अभी बता रहा हूँ। और जब फिगर्स पुट हो जाएंगी तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सर लेकिन पेपर में नोट्स टू अकाउंट्स भी तो मांगते हैं। हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स के लिए अलग वीडियो है, संदीप शर्मा कंसोलिडेशन नोट्स टू अकाउंट, सर्च कर लेना, 7 मिनट्स की, देख लेना। ना मिले डीएम कर देना, मैं भेज दूंगा। बैच ले लो, 35 घंटे में सारा ऐसे ही ट्रिक से सारा सिलेबस, ऐसी ही ट्रिक से सारा सिलेबस, क्वेश्चन समेत, आरटीपीवाई के एमसीक्यू समेत, स्क्रैच से। प्राइस इतना नॉमिनल है तुम सोच नहीं सकते। अच्छा जी, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? एक एक आइटम, बैलेंस शीट के एक एक आइटम के सामने अमाउंट निकालने की ट्रिक। शेयर कैपिटल के सामने आएगा वो अमाउंट जो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के सामने लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन में जो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल दे रखी है उतनी ही कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन सर कंसोलिडेटेड में तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की जोड़ के लिखते हैं, सब्सिडरी की कहाँ गई? सब्सिडरी की कैपिटल में जो माइनॉरिटी वाला हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाता है, और जो होल्डिंग का हिस्सा है वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में आगे आने वाले टाइम में एडजस्ट हो जाता है। बस ये केवल होल्डिंग की कैपिटल, वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाती है। माइनॉरिटी कौन है सर? ए ने बी के 60% शेयर खरीद रखे हैं, तो ए को बोलेंगे होल्डिंग, और जिनके पास 40% शेयर है उनको बोलेंगे माइनॉरिटी। उनका पैसा अलग से दिखाना पड़ता है, इसलिए अलग हेडिंग बनाइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। ओके सर। रिजर्व सरप्लस बहुत तंग करता है सर, बहुत तंग करता है। बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालेंगे, एसेट साइड पूरा टोटल करके इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड वाला अमाउंट माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो रिजर्व सरप्लस। भाई पूरी बैलेंस शीट में कोई एक आइटम तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं ना, वो रिजर्व सरप्लस निकाल लेंगे। नोट्स अकाउंट्स कैसे दिखाएंगे इसका बता दी वीडियो, कैसे बताता थी वीडियो देखो। अच्छा, अगली हेडिंग आएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसकी ट्रिक है सब्सिडरी कंपनी का आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स प्लस कर लेना है, और माइनॉरिटी के पास जितने परसेंट शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या मतलब है? 40% माइनॉरिटी वाले भी मालिक ही हैं, भले ही 40% के, वो भी कंपनी के मालिक हैं। 40% मालिकों का पैसा, मालिकों का 40% पैसा। मालिकों का पैसा कंपनी में कहाँ होता है? 2 रूप में मौजूद होता है, कैपिटल और रिजर्व। तो सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल और उसके रिजर्व और प्रॉफिट, उन सबको जोड़ लो, गुना कर दो माइनॉरिटी की परसेंटेज, यानी 40% फॉर एग्जांपल, आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है उस पर प्रॉफिट है वो भी प्लस कर लेना, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो वो माइनस कर लेना। यानी सब्सिडरी की कैपिटल प्लस उसके सारे रिजर्व प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस गुना माइनॉरिटी के पास जितने परसेंट शेयर है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके सर। करंट लायबिलिटी कैसे, नॉन करंट लायबिलिटी कैसे आएगी? होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की जोड़ दो माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस, अगर क्वेश्चन में कुछ है तो आपस का लेन देन। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी से कुछ नॉन करंट लायबिलिटी ले रखी है, सब्सिडरी ने होल्डिंग से, तो वो माइनस कर देना। क्यों? जब अलग अलग थे तो एक दूसरे से उधार ले दे सकते, तब एक हो गए तो अपने आप को कैसी पेमेंट, अपने आप से कैसा उधार। मैंने अपने आप को 1 लाख रुपये उधार दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला हो गया होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप। ये क्वेश्चन बता देगा आपस का लेन देन, इंट्रा ग्रुप बैलेंस कितना है। यही फॉर्मूला सेम करंट लायबिलिटी के लिए लगेगा, यही फॉर्मूला सेम करंट एसेट के लिए लगेगा, यही फॉर्मूला सेम इन्वेंट्री के लिए लगेगा। बस हाँ, इन्वेंट्री में होल्डिंग प्लस सब्सिडरी से स्टॉक रिजर्व माइनस करते हैं, ये क्वेश्चन में समझाऊंगा क्या होता है। क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखना। बच गया क्या? पीपी का अमाउंट बच गया, पीपी का अमाउंट यानी फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट। क्या करना है? होल्डिंग के फिक्स्ड एसेट में सब्सिडरी के फिक्स्ड एसेट जोड़ दो, कोई रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है प्लस कर दो, लॉस है माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन हटा दो। भाई फिक्स्ड एसेट में क्या होता है? यही तो होता है, यही तो होता है, एक रिवैल्यूएशन और एक डेप्रिसिएशन। होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के एसेट्स की वैल्यू जोड़नी है तुम्हें, तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के पीपी जोड़ दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को प्लस कर दो, लॉस को माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन हटा दो। हाँ, डेप्रिसिएशन नई रिवैल्यूड फिगर पे हटाना, रिवैल्यूड ताज़ा फिगर पे कैलकुलेट करना, आपकी पीपी की वैल्यू आ जाएगी। खत्म खत्म। और आखिर में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करोगे। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो गुडविल, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में जाएगी, गुडविल पीपी के नीचे आएगी, जो भी बताया था। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन बताता है, वो नेट ऑफ डिविडेंड लेकर के चलनी है, नेट ऑफ डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब होल्डिंग ने जो सब्सिडरी के 60% शेयर्स खरीदे हैं वो कितने रुपए में खरीदे, उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, खरीदने के बाद अगर कुछ डिविडेंड वापस मिल गया है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से होल्डिंग को, वो माइनस कर लेना, उसी को नेट ऑफ डिविडेंड कहते हैं। होल्डिंग ने सब्सिडरी के 60% शेयर खरीदे 1 लाख में और खरीदते ही 10,000 का डिविडेंड वापस मिल गया, तो 1 - 10 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 आएगी। ये कह रहा हूँ मैं। इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ डिविडेंड 90,000 को इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 60% शेयर्स जो आपने खरीदे उनकी वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप पे कर रहे हो,
इंट्रिंसिक वैल्यू पे करने के बदले जो शेयर्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, जो हमने पे किया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो, और जो हमारे हाथ लगे शेयर्स उनकी कीमत, दोनों को कंपेयर करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू, और देखते हैं जो हमने पे किया अगर वो ज्यादा है, हाथ जो लगा है वो वैल्यू कम है, हाथ में जो चीज मिली है उसकी वैल्यू कम है, पे ज्यादा किया तो गुडविल है, और पे कम किया है, हाथ में जो चीज आई उसकी वैल्यू ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व है। और इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल उसके प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सब्सिडरी का माइनस रिवैल्यूएशन लॉस इनटू जितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास हैं। यहाँ पे एस का मतलब है सब्सिडरी। सर प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन क्या है? होल्डिंग ने जिस दिन सब्सिडरी के शेयर खरीदे उस दिन सब्सिडरी में पहले से ही जो रिजर्व प्रॉफिट मौजूद थे उन्हें कहते हैं प्री एक्विजिशन, बाद वालों को कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट। आई रिपीट अगेन, होल्डिंग ने सब्सिडरी के जिस दिन शेयर्स खरीदे उस दिन सब्सिडरी में पहले से ही जो रिजर्व प्रॉफिट मौजूद थे उन्हें कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट, बाद वालों को कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट। क्वेश्चन साइलेंट है, सभी को प्री एक्विजिशन मानेंगे सारे रिजर्व्स। खत्म। बैच ले लो, ये नोट्स भी ले सकते हो, खाली अगर कॉन्सेप्ट की बात है तो इम्पैक्ट बुक ले लो, ये सेम नोट्स इम्पैक्ट बुक में भी मिल जाएंगे। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर दो, कमेंट करो अब की बार सपने साकार, लाइक जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।